आज हम लोग जीएनएम सब्जेक्ट के विषय में जानेंगे और कैसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कितना इजी रहेगा पास करना। जीएनएम फर्स्ट ईयर क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ें, उसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। और कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं एनाटॉमी का उस पर हम पढ़ें। नाउ आपको 4 सब्जेक्ट है। बायोसाइंस में आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ साइंस है एंड साइकोलॉजी। ये चार सब्जेक्ट। कम्युनिटी हेल्थ आपको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया जाता है और आपको फाइनल ईयर में भी पढ़ाया जाता है। कम्युनिटी हेल्थ पार्ट 1 बोलते हैं उसको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फाइनल। ठीक है। अब फर्स्ट ईयर में जो बच्चे आते हैं उनके लिए एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री थोड़ा सा नया सब्जेक्ट रहता है, तो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जितना डिटेल में पढ़िए उतना अच्छा है, बट बेसिक चीज़ें क्या और कैसे पढ़ना है ये बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक चीज़ों में क्या है कि सपोज़ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को हम लोग एक साथ लेके चले, तो एक साथ अगर लेके चलते हैं, जैसे सपोज़ आपको आर्टरी, वेन्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसके विषय में आपको क्या पढ़ना है कि व्हाट इज़ आर्टरी, व्हाट इज़ वेन और दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये आपका एनाटॉमी पार्ट हो गया। उसका फिजियोलॉजी क्या होगा कि ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में कैसे होता है। ठीक है। अब आइज़ का एनाटॉमी पढ़ना है, आइज़ का आपको फिजियोलॉजी पढ़ना है, तो दोनों आप एक साथ पढ़िएगा तो ये ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, जीआईसी सिस्टम, तो उसका आप एनाटॉमी के साथ साथ आप फिजियोलॉजी भी पढ़िए। एनाटॉमी का स्ट्रक्चर कितना कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरल कैविटी से स्टार्ट होगा, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, डिओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसमें आपको अच्छा इसका फिजियोलॉजी कैसे पढ़ना। इसका फिजियोलॉजी आप सलाइवा से कौन कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है, इसका डाइजेशन सलाइवा से स्टार्ट हो जाता है। स्टमक में जाएगा तो स्टमक से कौन कौन सा एंजाइम आपका स्टार्ट हो जाता है, कौन सेल से कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है, उसका क्या असर है। पैंक्रियास, अच्छा पैंक्रियास में एनाटॉमी क्या है, उसमें 2 टाइप का सेल्स है, एक्सोक्राइन सेल्स और इंडोक्राइन सेल्स। ये क्वेश्चन आता ही आता है। एक्सोक्राइन सेल से क्या सीक्रेट होगा और इंडोक्राइन ग्लैंड से क्या सीक्रेट होगा। जो पैंक्रियाज है उसका क्या पोजीशन होता है, रेट्रोपेरिटोनियल इसको ऑर्गन बोलते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन दैट इज पैंक्रियाज। और जो डीपली सिटेड होता है, पेरिटोनियम के नीचे रहता है, डीपली सिटेड रहता है। ठीक है, मांस के लोथरा की तरह होता है। तो दैट इज़, और एक्सोक्राइन जो बहुत सारी एंजाइम को सीक्रेट करता है, वो आकर के डिओडेनम में खुलता है। ठीक है, और वो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रोसेस करता है। फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे हार्मोन्स और एंजाइम सीक्रेट होते हैं। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में हार्मोन्स कम सीक्रेट होते हैं, यहाँ पे अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, मैक्सिमम वाटर का अब्जॉर्प्शन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। ठीक, तो आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी आप एक तरीके से पढ़ें। ठीक है। अब बोन्स पढ़ना है, कोई भी बोन आपको पढ़ना है, तो बोन्स को आप कैसे पढ़ें। जैसे आपको ये ह्यूमरस पढ़ना है, लेफ्ट साइड ह्यूमरस पढ़ना है, तो हाउ डू स्टार्ट स्टडी ये बोन। पहला चीज़ आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट इज़ राइट और लेफ्ट। ये राइट का है, लेफ्ट का है।
उसको एनाटॉमिकल पोजीशन में कैसे होल्ड करें, दूसरा चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ हो गया कि क्या क्या उसका मेन पार्ट्स। तो ह्यूमरस का क्या क्या मेन पार्ट हो गया, ये आपका ये हो गया शाफ्ट, ये हो गया अपर इन, ये हो गया लोअर इन। ठीक है, अपर इन में हेड हो गया जो किससे 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 अटैच होगा, स्केपुलर से अटैच होगा, और स्केपुलर अटैच होता है आपका क्लेविकुलर। और ये हो गया शाफ्ट बीच का, और नीचे नीचे हो जाएगा क्या क्या, दो साइड में लैटरल कोलोनाइल और मेडियल कोलोनाइल। अच्छा, तो अब ये चीज़ है कि देखिए टर्मिनोलॉजी एनाटॉमी में बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये चीज़ बच्चे जो नए नए जाते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत होता है, हाउ टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी। अब मैंने बोला मेडियल इपिकोंडाइल और लैटरल इपिकोंडाइल, तो मेडियल का क्या मतलब है, लैटरल का मतलब, हर एक ये आपको पूरे होल सब्जेक्ट में ये चीज़ आपका चलेगा, मेडियल क्या है लैटरल। तो मेडियल क्या है, जो एक्सियल लाइन है ये, दैट इज़ एक लाइन अगर जो यहाँ से बीच से क्रॉस जो कर रही है, इसको बोलते हैं एक्सियल। तो एक्सियल लाइन के जो नियरेस्ट रहेगा वो हो जाएगा मीडियल। रिमेंबर दैट द नियरेस्ट टू द एक्सियल लाइन इज मीडियल, अवे फ्रॉम द एक्सियल लाइन इज लैटरल। ठीक है, समझ गए। नियर टू द एक्सियल लाइन जो है वो मीडियल है, और जो एक्सियल लाइन से दूर है वो है लैटरल। तो आपको ह्यूमरस में दो कोंडाइल होता है, मेडियल कोंडाइल और लैटरल कोंडाइल। और पोस्टीरियर में क्या होगा, स्टेबुलर नॉच होगा। ठीक है, तो दैट इज योर हाउ टू स्टडी बोन, आप कैसे स्टडी करेंगे। दूसरा चीज़ कि अब आपको लैंडमार्क क्या करना है, लैंडमार्क में क्या होगा, मसल अटैचमेंट कौन से पॉइंट में होगा, मसल अटैचमेंट आपको पढ़ना है। दूसरा चीज़ है कि आर्टरी कौन से ग्रू से निकल के किधर जा रहा है, आपका नर्व कौन सा निकल के, एक्सिलरी नर्व हेड ऑफ ह्यूमरस में सरकमफ्रेंस रहता है। सरकमफ्रेंस मीनिंग ऑफ सरकमफ्रेंस का मीनिंग हुआ कि कोई भी चीज़ उससे बंधा हुआ है। जैसे ये एक फिंगर है, सरकमफ्रेंस में इसके चारों तरफ कोई चीज़ लिपटा हुआ उसको सरकमफ्रेंस। एक्सिलरी आर्टरी और आपका जो नर्व है वो इस इधर हेड ऑफ द ह्यूमरस में चारों तरफ से घुराएगा, दैट इज कॉल्ड टू सरकमफ्रेंस। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर एक्सिलरी आर्टरी, जब आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन यहाँ दे रहे हैं, अगर आपने सही जगह पे नहीं दिया, जिसका पोजीशन है कि जस्ट इंसर्शन एबव द इंसर्शन ऑफ योर डेल्टोइड मसल्स के नहीं दिया, तो अगर ऊपर दे दें तो यहाँ पे एक्सिलरी आपको नर्व है तो वो डैमेज होगा। ठीक, ये आपका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस, और क्लिनिकल इम्पोर्टेंस आपको हर समय जानना है। ठीक है, अब अपर लिम्ब का अभी हम एनाटॉमी अगर पढ़ें तो ये हो गया ह्यूमरस। तो हेड शाफ्ट में होता है ग्रूव, तो ग्रूव से क्या जा रहा है, आपको आर्टरी कौन सा जा रहा है किधर, और ये हो गया दैट इज कॉल्ड योर फोशा। कोई भी डिप्रेशन, कोई भी जगह जहाँ पे डिप्रेशन हो, एनाटॉमी के भाषा में उसको फोशा बोलते हैं। ठीक है, पहले बताया लेटरल मेडियल, अब ये कोई भी डिप्रेशन अगर कहीं पे, डिप्रेशन मीन्स दबा हुआ जगह, तो ये हो गया आपका क्यूबिटल फोशा। और घुटने के नीचे जो है उसको बोलते हैं पोप्लिटियल फोशा दोनों। ठीक है, अब उसके नीचे दो आपको बोन्स है, आल्ना और रेडियस। आल्ना मेडियल रहेगा और लेटरली रहेगा आपका रेडियस। ठीक,
तो अब उसमें फिर वही चीज़ पढ़ना है, व्हाट इज़ योर एनाटॉमिकल पोजीशन, आइडेंटिफाई किस साइड का है, मसल अटैचमेंट, आर्टरी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, नर्व कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मसल अटैचमेंट कैसे, बस इतना ही पढ़ना है और एक्शन। ठीक, अब एक्शन से आप अब ये समझिए कि डिफरेंट, अब ये बहुत सारे एमसीक्यूज में और एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं कि टर्मिनोलॉजी, तो टर्मिनोलॉजी अब आपको समझना है कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी है। पहला है कि अगर ये कोई भी चीज़ एक्सिलरी, ये तो एक्सिस है, इससे अगर अवे जा रहा है तो ये हो जाएगा एबडक्शन, ये अगर ऊपर जा रहा है ये होगा एबडक्शन। एक्सिस ऑफ बॉडी से अगर अलग जा रहा है तो वो हो जाएगा क्या, एबडक्शन। अगर ऊपर से अगर नीचे आ रहा है, इनवर्स मूवमेंट है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा एडक्शन। दैट इज एबडक्शन, दैट इज एडक्शन। ठीक है, तो अब ये इसका मूवमेंट अगर देखना है तो ये हो जाएगा आपको मेडियल मूवमेंट, ये होगा लैटरल मूवमेंट ऑफ द रिस्ट, दैट इज द मेडियल मूवमेंट इनवर्ड द एक्सिस। ठीक है, और आउटवर्ड द एक्सिस, दैट इज योर लैटरल मूवमेंट। ठीक है, अब एक चीज़ और है कि व्हाट इज़ फ्लेक्शन, व्हाट इज एक्सटेंशन। अगर ये इसको हम क्या बोलते हैं, रिस्ट जॉइंट। ठीक है, जॉइंट भी बताते हैं। तो ये हाथ है, ऐसे सिंपल लीजिए, तो ये अगर हम फ्लेक्स करते हैं, सिंपल फ्लेक्स, इसको मोड़े अंदर में, अंदर, तो दैट इज़ कॉल्ड योर फ्लेक्शन। ये अंदर आपने मोड़ा तो दैट इज फ्लेक्शन, और इसको आपने खोल दिया, दैट इज एक्सटेंशन, दैट इज फ्लेक्शन ऑफ इल्बो, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ इल्बो। ये आपसे पूछा जाएगा कि फ्लेक्शन में कौन सा मसल्स काम करता है, एक्सटेंशन में कौन सा मसल। ठीक है, तो फ्लेक्शन में तो काम करेगा बाइसेप्स। ठीक है, तो दैट इज योर इम्पोर्टेंस। तो ये इसलिए जानना है कि आपको अगर एक्सटेंशन आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपका कौन सा नर्व डैमेज है। उसी तरीके से रिस्ट इधर मुड़ गया, दैट इज फ्लेक्शन, दैट इज एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। ये मूवमेंट टर्मिनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अब ज्वाइंट हैज़ डिफरेंट टाइप्स। बोन से जुड़ेगा, बोन आपका मसल से जुड़ रहा है, ठीक है, कार्टिलेज से जुड़ रहा है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर, बहुत सारा डिफरेंट वैराइटीज ऑफ ज्वाइंट। ठीक है, तो ज्वाइंट एक है साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट किसमें होगा, साइनोवियल ज्वाइंट होता है आपको जहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड रहता है। साइनोवियल फ्लूइड कहाँ रहता है, नी इज़ द एग्जाम्पल ऑफ योर साइनोवियल ज्वाइंट। तो साइनोवियल ज्वाइंट का मूवमेंट क्या होगा, फ्री होगा। ठीक, अब एक मूवमेंट का टर्मिनोलॉजी है कि सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन किसको बोलते हैं, सर्कमडक्शन सर्कमफ्रेंस के टाइप का ही। सर्कमडक्शन इस टोटल को जब हम मूव कर रहे हैं ऐसे करके राउंड, तो दैट इज योर सर्कमडक्शन। टोटल एक रेंज में अगर मूव कर रहा है, तो अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सर्कमडक्शन किस टाइप के ज्वाइंट में नहीं है, या कहाँ पे होगा, कहाँ पे नहीं होगा। नेक में सर्कमडक्शन होगा, नहीं होगा, बिकॉज नेक का रेस्ट्रिक्शन है। ये तो या तो लेफ्ट पे मुड़ेगा, तो दैट इज योर एबडक्शन, दैट इज योर एडक्शन। फिर आपको राइट पे मुड़ेगा, फिर सामने आएगा।
तो नेक का फ्लेक्शन एक्सटेंशन कैसे होगा? ये तो आपको मेडियल मूवमेंट, ठीक है, ये है लेटरल मूवमेंट, ये है मेडियल मूवमेंट, दैट इज फ्लेक्शन एंड दैट इज एक्सटेंशन। इसको पूरा खुद बराबर कीजिएगा तो हाइपर एक्सटेंशन बोलते हैं। दैट इज नीचे अगर कर रहे हैं तो दैट इज फ्लेक्शन, और ऐसे कर रहे हैं तो दैट इज एक्सटेंशन, ठीक है। तो अब मसल्स में क्या जानना है? ये तो हो गया बोन्स। तो बोन्स में क्या क्या जानना है? एनाटॉमिकल पोजीशन, कौन सा साइड का है, राइट और लेफ्ट, मसल अटैचमेंट, आर्टरी का रूट, नर्व का रूट्स और वेन का रूट्स, एंड क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। 5 थिंग्स यू हैव टू नो अबाउट योर बोन्स, ठीक है। हाँ, अब बोन्स में एक और चीज़ जानना है, वेदर इट बिलोंग्स टू मेल, वेदर इट बिलोंग्स टू फीमेल। तो फीमेल स्पेसिफिक जो बोन है, ठीक है, तो उसी में आपसे पूछा जाए कि वेदर इज, जैसे हिप बोन हुआ, ठीक है, तो हिप बोन में आपसे पूछा जाए कि वेदर इट इज बिलोंग्स टू मेल और वेदर इट फीमर में, और ह्यूमरस में और क्लेविकल में ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि ये मेल का है या फीमेल का है। लेकिन हिप बोन में पूछा जाएगा कि आपको ये मेल का है कि फीमेल का है। तो अब हिप बोन हो गया जेंडर स्पेसिफिक बोन। क्या है कि उससे ये पता चलता है कि ये किस जेंडर का है, जैसे मेल है कि फीमेल है। तो आपको तो हिप बोन जो हो गया ये, इसको बोलते हैं जेंडर स्पेसिफिक बोन, ठीक है। तो अब उसमें आपको डिसाइड करना है कि ये पॉइंट कौन कौन सा पॉइंट है कि इसमें मेल होगा और इसी सूट में फीमेल होगा, इसमें ये फाइंड रहेगा तो मेल होगा, इसमें ये फाइंड रहेगा तो फीमेल, ठीक है। इसी तरीक़े से आपको फिजियोलॉजी में जाना है। फिजियोलॉजी में सपोज सर्कुलेटरी सिस्टम पर, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का पहले आपको एनाटॉमी है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है, जो ब्लड के फ्लो के रिलेटेड जो चीज़ें हैं, और उसके अध्ययन को हम लोग बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्या बोलते हैं? CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो इसमें आपको जानना है आर्टरी क्या है, वेन क्या है, कैपिलरीज क्या है। तो आर्टरी क्या है? जो ब्लड वेसल्स हार्ट से निकल के हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाती है, हार्ट से ब्लड को कैरी करके किसी ऑर्गन तक पहुंचाती है, तो दैट इज योर आर्टरी। और जो ब्लड वेसल्स ब्लड को लेकर के हार्ट के तरफ जाती है, हार्ट में आकर मिलती है, तो दैट इज योर वेन। और आर्टरी और वेन के जो चैनल है, जो एक दूसरे से जो मिलते हैं, वो है कैपिलरीज, ठीक है। अब एक और डिफिनेशन है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है वो आर्टरी है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है वो वेन। लेकिन ये पार्शियली करेक्ट आपका डिफिनेशन है आर्टरियल वेन से। क्यों? बिकॉज ये उसका एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी, ठीक है। तो पल्मोनरी जो आर्टरी है वो आकर के ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो ले आकर आपको हार्ट में देती है फ्रॉम लंग्स, इसलिए उसको एक्सेप्शन देना पड़ेगा। तो ये एक डिफिनेशन है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन योर आर्टरी एंड वेन? आर्टरी और वेन्स में क्या डिफरेंस है? तो आर्टरी का जो है, जो लेयर होगा वो थिक होगा और लूमेन कम होगा,
लूमेन मीन्स, लूमेन किसको बोलते हैं, जो खाली ये जो जगह है, दैट इज़, ये खाली जगह है, इसको लूमेन बोलते हैं। और ये लेयर हो गया, ठीक। तो आपका क्या है कि आर्टरी जो होगा इसमें ये पतला होगा, लूमेन कम होगा, लूमेन जो होगा ये कम होगा, लेकिन ये चीज़ जो वाल है वो मोटा रहेगा, वाल क्या रहेगा, मोटा रहेगा, लूमेन कम रहेगा। लेकिन वेन्स में क्या होगा, तो लूमेन बड़ा हो गया, ठीक है, ये जो होल है वो बड़ा हो गया, और ये जो लेयर है वो थिन हो गया, ठीक है। तो आपका जो वेन है वो मोर स्ट्रेचेबल है, उस वो स्ट्रेचेबल बने, वो फैल सकता है, लेकिन इसलिए फैल सकता है कि उसका जो वाल है, वेन्स का जो लेयर है ये पतला है तो फैलेगा, लेकिन आर्टरी क्या है कि मोटा है तो ये उतना नहीं फैलेगा, ठीक। इसीलिए बनाया गया है बिकॉज कि आर्टेरियल, और अब आर्टरी क्या है कि ब्लड को हार्ट से लेके आ रही है, तो हार्ट जो पंप कर रहा है उसका फोर्स है, तो वो अगर ज़्यादा स्ट्रेचेबल रहेगा तो क्या होगा, हार्ट का प्रेशर को झेल नहीं पाएगा और वो रप्चर हो सकता है। इसलिए उसका वाल जो होता है वो मोटा रहता है, और कैलिबर जो होता है वो कम रहता है कंपेयर टू वेन। और वेन में ये बेसिक डिफरेंस है। और वेन में क्या रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है उसमें भाल्व रहता है वेन में, जबकि आर्टरी में भाल्व नहीं रहता है। और तीसरा डिफरेंस क्या हो गया कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और आपका जो वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो ये हो गए आर्टरी वेन में अंतर, ठीक। अब दोनों व्हाट इज द सर्कुलेशन आपको जाना। अब सीबीएस में एनाटॉमी का क्या पार्ट है, ये आपका आर्टरी वेन में डिफरेंस जो हो गया, दैट इज अ पार्ट ऑफ एनाटॉमी। अब आपको एनाटॉमी में क्या पढ़ना है, नर्सिंग में तो उतना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, डेवलपमेंट ऑफ पार्ट। कोई भी चीज़ के डेवलपमेंट के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एम्ब्रायोलॉजी। डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गन और एनीथिंग दैट इज रिलेटेड विद डेवलपमेंट, हाउ इट्स डेवलपिंग इट्स डील, मैंने ये स्टडी किया जाता है, द सब्जेक्ट इज एम्ब्रायोलॉजी, ठीक है। 3-4 टर्मिनोलॉजी है वो आपको जानना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है कि व्हाट इज़ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी किसको कहते हैं, हिस्टोलॉजी में हम लोग जो टिश्यूज़ हैं उसके स्टडी को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रायोलॉजी अभी हमने बताया कि स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, इंट्रायूटेराइन बच्चा कैसे डेवलप हो रहा है पेट के अंदर, उसके स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोलॉजी। हिस्टोलॉजी हो गया। अच्छा, स्टडी ऑफ बोन को क्या कहेंगे, स्टडी ऑफ बोन दैट इज योर ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। तो ये आपका टर्मिनोलॉजी जैसे जैसे आता जाएगा, जैसे जैसे मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो अब हार्ट के एनाटॉमी को आपको जानना है। विदाउट एनाटॉमी आपको फिजियोलॉजी नहीं समझ क्या क्या है उसमें। हार्ट में अगर आपको क्या क्या जानना है, कितना चेम्बर है, ब्लड वेसल्स किधर से आ रहा है किधर से जा रहा है। तो बेसिक हार्ट का एनाटॉमी क्या है, हार्ट हैविंग 4 चेम्बर, 2 राइट में है 2 लेफ्ट में। तो राइट में राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट में लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट। तो ट्राइकस्पिड वाल्व से कनेक्टेड होता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और आपका माइट्रल वाल्व से कनेक्टेड होता है लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो
इन्फीरियर वेना कवा और सुपीरियर वेना कवा दोनों आके खुलता है आपको राइट एट्रियम में, मैंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सुपीरियर वेना कवा बॉडी की ऊपर वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा करके राइट एट्रियम में खोलता है, और इन्फीरियर वेना कवा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ले जाकर राइट वेंट्रिकल में खोलता है, और वो माइट्रल वाल्व के होते वो क्या पहुंचता है राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम में पहुंचा, माइट्रल वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में पहुंचा, ये दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो पल्मोनरी आर्टरी, हाँ यहाँ अब देखिए पल्मोनरी आर्टरी मैंने बताया कि जो अवे फ्रॉम द हार्ट अगर जो ब्लड वेसल्स कैरी कर रहा है दैट इज योर पल्मोनरी, दैट इज आर्टरी। यहाँ अब डीऑक्सीजन ब्लड राइट वेंट्रिकल में है, वो पल्मोनरी वाल्व के थ्रू अगर वो लंग्स में जा रहा है तो ये ब्लड जो है हार्ट से अवे जा रहा है, तो दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी कर रहा है, ये आपको कैरी कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी एमसीक्यूज में आता है। तो ये लंग्स में गया, और लंग्स में आपको पता है कि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। हार्ट इज द सेंटर ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ योर ब्लड, ठीक है। तो वहाँ से प्यूरिफाई होकर के आपका आ गया, प्यूरिफाई हुआ, अब हार्ट में आएगा, हार्ट, और ये आपको याद रखना है कि राइट हार्ट साइड जो है, हार्ट का राइट साइड वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और लेफ्ट साइड वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड गया लंग्स में, लंग्स से ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू, रिमेंबर द पल्मोनरी वेन के थ्रू वो लेफ्ट एट्रियम में, फिर माइट्रल वाल्व के थ्रू आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन राइट वेंट्रिकल का, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे होल बॉडी में सप्लाई हुआ। दैट इज नॉट सेल इन योर ब्लड सर्कुलेशन सीक्वेंस। तो आपको पहले ये जानना है कि हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है। अब इसमें आपको जानना है कि व्हाट इज डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, डिफरेंस ऑफ प्रेशर इन लेफ्ट एट्रियम दोनों राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट साइड लेफ्ट का प्रेशर कभी भी क्या रहता है, लेफ्ट से कम रहता है, ठीक है। और जो राइट एट्रियम है उसका जो वाल का जो थिकनेस है, वो ये भी पूछा जाता है कि राइट एट्रियम वाल का जो थिकनेस है लेफ्ट वेंट्रिकल के वाल से राइट वेंट्रिकल का वाल का थिकनेस लेफ्ट वेंट्रिकल के वाल के थिकनेस से कम है। क्यों? बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा फोर्स लगाना है कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को ठेलने के लिए, तो उसको ताकत ज़्यादा चाहिए लेफ्ट वेंट्रिकल को। तो देन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश द ब्लड थ्रू द आयोटिक वाल्व, तो आयोटिक वाल्व के थ्रू फुल बॉडी में जाए। आपका 4 चेम्बर हुआ और 4 वाल्व। तो वाल्व राइट साइड में 2 है, ट्राइकास्पिड वाल्व पल्मोनरी, लेफ्ट साइड में माइट्रल वाल्व आयोटिक, ठीक है। उसके बाद आर्च अयोर्टा होकर सबक्लेवियन आर्टरी से ब्लड सप्लाई। सो पढ़ना इजी तब है कि तो आप पहले एनाटॉमी को समझिए, उसके बाद फिजियोलॉजी को उस चीज़ से आपको रिलेट करें, ठीक है। तो दैट इज़ not still about how to study your anatomy, how to study your physiology, and दोनों को कोरिलेट करके कैसे आपको स्टडी करना। तो आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में और क्या चीज़ें हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आर्टरी वेन्स में डिफरेंस पूछा जाएगा,
जो हाँ ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है वो पूछा जाएगा। आपका हार्ट के कितने चेंबर है उसके उसके डायग्रामेटिक रूप से रिप्रेजेंट करना है कि किधर से आर्टरी जा रहा है, किधर से वेन आ रहा है, कौन सा ब्लड किधर जा रहा है, वो उसका रिप्रेजेंटेशन पूछता है। नाउ व्हाट इज द क्लिनिकल इम्पोर्टेंस? क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ये है कि अब आप लोग जानते होइएगा व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर। सीवीएस का इस मोटा मोटी ये जाने कि अभी आपको ब्लड प्रेशर क्या है और कैसे कंट्रोल होता है, और ये आपका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर? जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जिसका लेयर राइट वेंट्रिकल से मोटा है, तो कॉन्ट्रैक्ट करके जिस प्रेशर से ब्लड वेसल्स आर्च ऑफ आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में जो सर्कुलेट हो रहा है, वो प्रेशर ही है आपका ब्लड का प्रेशर। तो ब्लड का प्रेशर आपका दो तरीके का है, एक तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आम भाषा में लोग बोलते हैं ऊपर वाला कितना है और नीचे वाला कितना है। ऊपर वाला में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और नीचे वाला है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। व्हाट इज़ द नॉर्मल वैल्यू? पहले ये बोला जाता था कि 120 सिस्टोलिक, डायस्टोलिक 80 नॉर्मल, लेकिन अभी ऐसा नहीं। 130 80 तक नॉर्मल है, 140 अगर आ गया तो प्री हाइपरटेंसिव आप कह सकते हैं कि आप अब हाइपरटेंशन आपको होने की संभावना ज़्यादा है। प्री माने पहले, ये टर्मिनोलॉजी याद करते जाइए। प्री मीन्स पहले, पोस्ट माने बाद, ये मेडिकल टर्म में यूज होता है। प्री डायबिटिक माने आप डायबिटिक होने के पहले कगार पे। प्री हाइपरटेंसिव माने हाइपरटेंशन होने के पहले कगार पे, प्री हाइपरटेंसिव। अगर 140 से आपका बीपी बढ़ गया, 44 होगा, 46 होगा, नाउ यू आर हाइपरटेंसिव। लेकिन 40 तक है तो आप प्री हाइपरटेंसिव है, हाई रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ योर बीपी, हाई रिस्क है। तो ब्लड प्रेशर आप सिस्टोलिक डायस्टोलिक दो है। सिस्टोलिक जो कंप्रेशन जो हो रहा है, इसका जो प्रेशर लग रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटिक वाल्व होकर ब्लड सर्कुलेट करने में पूरे बॉडी को, और ये आप लेफ्ट साइड के काफ यहाँ बांध करके जो आप रीड कर रहे हैं, स्फैग्नोमैनोमीटर, बीपी इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? स्फैग्नोमैनोमीटर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो वो प्रेशर है सिस्टोलिक प्रेशर। जो कॉन्ट्रैक्शन का प्रेशर है, ये कॉन्ट्रैक्शन मीन्स, हाँ ये आप समझिए कि कॉन्ट्रैक्शन क्या है, रिलैक्सेशन क्या है। तो कोई भी चीज़ प्रेशर लगा के आप उसको दबा रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस। हार्ट आपका ऐसे सिकुड़ रहा है, सिकुड़ने का सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि सिकुड़ने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और खुलने का, ऐसे खुलने का हो गया, ये हो गया रिलैक्सेशन। तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। तो नाउ ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक। ऑब्वियसली जो आप दबा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जब प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, तो इसीलिए सिस्टोलिक प्रेशर आपका ज़्यादा है, और खुल गया, ऐसे धीरे धीरे खुल गया, प्रेशर रिलीज होगा, तो ये होगा डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये आपको सिस्टोलिक प्रेशर बताता है। लेफ्ट वेंट्रिकल का जो डायलेटेशन है, ये डायस्टोलिक प्रेशर बताता है, माने ऊपर का प्रेशर और आपका नीचे का प्रेशर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कार्डियोवास्कुलर एनाटॉमी पढ़ना है, कि ब्लड सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। तो ब्लड सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, हार्ट तो एक ऑर्गन है, तो उसको ब्लड कहाँ से मिलता है? जैसे आइज को जिस तरीके से ब्लड मिल रहा है, नोज को मिल रहा है, लिप्स को मिल रहा है, ब्रेन को मिल रहा है, उसी तरह हार्ट को अपना ब्लड सप्लाई होगा।
तो हार्ट का जो अपना ब्लड सप्लाई है वो मिलता है कोरोनरी आर्टरी से। उस आर्टरी को क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी में जब ब्लॉकेज होता है और हार्ट को जब ब्लड की सर्कुलेशन नहीं मिलती है, जिसके कारण हार्ट चौक होने लगता है और छाती में दर्द होता है, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, और उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एमआई। तो ब्लड वेसल्स जो हार्ट को सप्लाई कर रहा है उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी में कहीं ब्लॉकेज हो, सुनते हुए 10% ब्लॉकेज है, 80% है, 90% है, जिसमें हार्ट में बैलून लगा के उसको फुलाया जा रहा है, स्टेंट लगाया जा रहा है। तो व्हाट इज दैट? कि ये आर्टरी है और ये कोरोनरी आर्टरी के लुमेन नॉर्मल। किसी बीमारी से क्या होगा कि आधा ये लुमेन अब कट हो गया, इतना अब कम हो गया, ऐसा होगा। हार्ट को उतना ब्लड मिलेगा नहीं, कुछ दिन के बाद इतना होगा, अब एकदम हल्का सा ब्लड जा रहा है, ना मात्र का। इसी समय अब आप जोर से चल दिए, हंस दिए, या कोई प्रेशर हो गया, बीपी बढ़ गया, तो क्या होगा? यहाँ ब्लड सप्लाई एकदम रुक जाएगा। यही करता है आपको हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक इज नथिंग बट किसी कारण हार्ट का जो आर्टरी है वो सप्लाई हार्ट को ब्लड नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण हार्ट का जो मसल्स है, जिसको बोलते हैं मायोकार्डियम, वो उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिला, जिसके कारण वो डैमेज होगा, जिसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक आम भाषा। अब इसमें आपको पढ़ना है कि कोरोनरी आर्टरी का ब्लड सप्लाई कैसे होता है। तो कोरोनरी का मेन जो ब्लड सप्लाई है वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से होता है। एक है राइट कोरोनरी आर्टरी, फिर मार्जिनल आर्टरी, फिर ऊपर से आता है नेक से उसका सरकम्फ्रेंस आर्टरी, फिर नीचे से आएगा मार्जिनरी आर्टरी, और एक जगह जाके वो मिलता है। तो दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ योर एनाटॉमी। कि एनाटॉमी में आपको ये चीज़ जानना है कि ब्लड वेसल्स, कोरोनरी आर्टरी किस तरीक़ा से आपको हार्ट को सप्लाई कर रहा है। आपको मेडिकल साइंस में वो चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है जिसमें आपका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो, और मैक्सिमम टाइम इवन इन नॉट सेट, इवन इन योर एग्ज़ाम, वाइवा, वही चीज़ पे ज़्यादा फोकस होता है जो प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूरत है। जैसे हार्ट अटैक एकदम जानना जरूरी है। तो आपको ये चीज़ जानना है कि हार्ट अटैक कैसे होता है। तो ये हार्ट अटैक, ब्लड का सर्कुलेशन एकदम अलग चीज़ है, वो हार्ट के अंदर का चीज़ है। लेकिन जो कोरोनरी आर्टरी हार्ट के सुपरफिशियल लेयर में है वो आर्टरी, और वो पूरा हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। तो अगर लूमेन एकदम पतला हो गया तो उसको क्या करते हैं, इसमें बैलून डाल के और इसको क्या करते हैं, फैलाते हैं। यहाँ ये एक तरीक़े से समझिए कि पाइप आपने डाल दिया तो ये बड़ा हो गया और ये ऐसे ही रह गया, और ये पाइप के थ्रू आपका ब्लड आएगा। इसी को बोलते हैं एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी करके डाई दे के देखते हैं, और इसमें जो स्टेंट डालते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। ठीक है, तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ योर मेडिकल एनाटॉमी एंड योर फिजियोलॉजी। दोनों एक साथ पढ़ना है, मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है। अब दूसरा क्या इम्पोर्टेंस है, अब किसी को ब्रेन में स्ट्रोक, तो आप स्ट्रोक मीन्स, अब ब्रेन में स्ट्रोक का नाम सुने, इसको बोलते हैं सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, CVA, आम भाषा में इसको बोलते हैं स्ट्रोक। तो सेरिब्रो, अब देखिए टर्मिनोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंस है।
सेरिब्रो मैंने सेरिब्रल एरिया मीन्स होता है ब्रेन का एरिया। सेरिब्रल जहाँ जुड़ गया वो ब्रेन से रिलेटेड हो गया। तो सेरिब्रो वेस्कुलर, वेस्कुलर मीन्स वेसल्स, आर्टरी, वेसल्स मीन्स दोनों आ जाएगा, आर्टरी और वेन भी आ जाएगा। एक्सीडेंट मैंने ब्रेन का आर्टरी या वेन में जो एक्सीडेंट हुआ, जो डैमेज हुआ, दैट इज योर सेरिब्रो वेस्कुलर एक्सीडेंट। तो अब दो चीज़ है, कोई भी ब्रेन में स्ट्रोक हुआ तो दो तरीके से हो सकता है। या तो जो आपकी जो नली है ये बहुत पतली हो गई, जहाँ पे ब्रेन का ब्लड का सर्कुलेशन हुआ नहीं, तो इसको बोलते हैं इस्कीमिक अटैक। क्या हो गया? इस्कीमिक अटैक, माने ब्लड वहाँ पहुँचा नहीं, जिसके कारण अब वहीं शरीर के किसी भी पार्ट, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, अगर ब्लड अगर नहीं पहुँचता है तो वो सेल वहाँ से डैमेज होना शुरू होता है, वो काला होने लगता है, और उस ज़्यादा काला हो जाए, सड़ने लगेगा। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं गैंग्रीन। वो आगे आप जो एमएसएन पढ़िएगा दूसरे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, तो आपको बताएगा ना। तो अब यहाँ दो चीज़, स्ट्रोक दो ही टाइप का होता है, इस्कीमिक एंड हेमोरेजिक। इस्कीमिक का मतलब हो गया कि ब्लड वेसल जो है लूमेन पतला हो गया और वहाँ ब्लड गया नहीं, जिसके कारण ब्लड में सर्कुलेशन नहीं मिला, हार्ट ये स्ट्रोक। दूसरा क्या है, और ये 70 to 80% केसेस में यही होगा। 20% क्या है कि अब ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स नॉर्मल है, कोई बीच में दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या अचानक आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो उसको 1 सेकंड में अगर 20 ml ब्लड कैरी करने की कैपेसिटी है, प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा, ब्लड ज़्यादा फोर्स से आएगा, और ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, इस पर प्रेशर डालेगा। क्या डालेगा? प्रेशर डालेगा। तो प्रेशर जब तक झेलना होगा तब तो ये झेल जाएगा, प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, फट जाएगा। तो उसको बोलते हैं रैप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स फट जाएगा, जिसके कारण ब्रेन में क्या हो गया, पूरा ब्लड भर जाएगा, जिसको बोलते हैं हेमोरेजिक स्ट्रोक। तो हेमोरेजिक स्ट्रोक, आप देखिए यहाँ से आपका जो ट्रीटमेंट पार्ट स्टार्ट है। तो ट्रीटमेंट पार्ट स्ट्रोक में अब दोनों का अलग अलग हो गया। ब्लड वेसल्स अगर इतना लूमेन अगर कम गया है, तो इसमें हम ऐसा चीज़ करेंगे जिससे लूमेन या तो बढ़ जाए, और या तो ब्लड थोड़ा पतला हो जाए, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन एस्टेब्लिश हो जाए। तो इस्केमिक स्ट्रोक में हम लोग एक दवा देते हैं, जिससे ब्लड पतला हो जाता है, छोटी नली से भी ब्लड चला जाता है, ठीक है। और जिसके कारण ये पतला हुआ है, उस कारण का हम इलाज करें, चाहे वो जो भी कारण। और ब्लड वेसल्स अगर फट गया, जैसे हेमोरेजिक में फट गया, तो उसका क्या इलाज होगा, तो ब्लड वेसल्स तो फट गया, ब्लड बह गया। अब जितना ब्लड बहेगा ब्रेन में वो डेंजरस है। ब्रेन है क्लोज है चारों तरफ से, अंदर में ब्लीडिंग हो रहा है, निकलने का जगह नहीं, उसको क्या करेंगे, उसको ऑपरेट करके इमीडिएटली उसको निकालना हो, ठीक है। तो क्रैनियोटोमी करके, बहुत सी बीमारी का नाम क्रैनियोटोमी, ठीक है। क्रैनियम मीन्स स्कल के बोन को हम लोग बोलते हैं क्रैनियम, ठीक है। तो अब स्कल बोन के विषय में जानिए, ठीक है। तो फिर वही चीज़ जानना है कि स्कल बोन अब कितना है, और कैसे कैसे ये जुड़ा हुआ है, और कोई चीज़, कोई बोन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो उस जुड़ाव को बोलते हैं हम लोग सूचक, और हर एक जगह का अलग अलग नाम। जैसे ये हो गया ब्रेन का फ्रंटल बोन, फ्रंटल एरिया, यहाँ से एक ऐसे बोन है और एक ऐसे बोन है, और ये फ्रंटल बोन, इस बोन को दोनों साइड को बोलते हैं पेराइटल बोन। पेराइटल बोन दो हो गया, ये राइट साइड का, ये लेफ्ट साइड, और नीचे क्या है, ये है ऑसिपिटल बोन, जो बैक में दैट इज योर ऑसिपिटल। तो जिस एरिया में होगा
उस एरिया में होल करके उसको खोल के और ब्लड को हम लोग ड्रेन कर लेंगे। ड्रेन कर लेना मैंने बाहर कर लेंगे ब्लड को, और फिर क्लोज कर देंगे, और फिर जो इलाज है उसके साथ। लेकिन ये खोलना जरूरी है, बिकॉज आपके पास कोई उपाय नहीं है ब्लड निकालने का, कोई उपाय नहीं ब्लड को निकाल, क्योंकि ब्लड जब तक रहेगा वो प्रेशर डालता रहेगा। प्रेशर जितना डालेगा मरीज उतना ही बेहोश धीरे 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 होता जाएगा, और वो उसको फिर उसका शरीर का हर एक काम क्योंकि टोटल बॉडी का जो वाइटल ऑर्गन कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, ब्रेन से हो रहा है। तो आपका ब्रेन ही अगर कंप्रेस होने लगेगा, ब्रेन ही काम नहीं करेगा, तो टोटल ऑर्गन धीरे 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 आपका काम नहीं करेगा, पेशेंट डेथ करेगा। लेकिन इसमें क्या है कि अगर स्मॉल ब्लीडिंग है, अगर छोटा ब्लीडिंग है और इतना छोटा है कि वो आपके ब्रेन के ऑर्गन प्रेशर नहीं डाल रहा है, ब्रेन के अंदर जो प्रेशर नहीं डाल रहा है और जिसके कारण कोई दिक्कत नहीं, तो आपको ब्लड निकालने की जरूरत है। वो खुद एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड ब्रेन में और वो नुकसान नहीं। तो अगर माइनर अगर ब्लीडिंग है तो उसमें हम लोग वेट एंड वॉच करते हैं, पेशेंट धीरे 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 रिकवरी कर जाता है, और उसमें एक दवा देते हैं जिसके कारण जो ब्रेन में जो सूजन हो रही है वो चीज़ ना हो। तो ये हो गया आपका इस्कीमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक, ठीक है, जिसको बोलते हैं सीवीए, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। तो ऐसे करके आपको एनाटॉमी रिलेटेड विथ फिजियोलॉजी रिलेटेड विथ योर क्लिनिकल इम्पोर्टेंस, ये चीज़ आपको, तो ये आपका नट सेल, थोड़ा सा आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपका हुआ। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताइए, जो क्वेश्चन पूछना है पूछिए। न्यू टॉपिक में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं जस्ट कमेंट में बताइए, ठीक है। इतना अभी काफ़ी है इस वीडियो में, कंप्लीट वीडियो देखिए। थैंक यू, कमेंट करके बताइए।